प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ऑल्टरनेटर में पैरेलल ऑपरेशन की बात करेंगे। आज हम लोग ऑल्टरनेटर को बस बार से जोड़ना है। अब यहाँ पर हम लोग तो ऑल्टरनेटर समझ गए, देख लिए हैं, लेकिन बस बार क्या है इसके बारे में देखना और इसके बारे में हमें समझना है। ठीक है, मतलब अब हम क्या करने वाले हैं, अल्टरनेटर को पैरेलल ऑपरेशन करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे कि किस प्रकार से उसका ईएमएफ इक्वेशन आया था और कैसे उसको हम लोग ईएमएफ इक्वेशंस में हम लोग देखें कि किस प्रकार से वाइंडिंग का इफेक्ट था। उसके बाद ईएमएफ इक्वेशंस के बाद हम लोग देखें आर्मेचर रिएक्शंस देख लिए कि किस प्रकार से उसको हम लोग वोल्टेज को कम और बेसी कर रहे थे ना। वोल्टेज रेगुलेशन निकालने का कौन कौन सा मेथड था ये भी हम लोग देख लिए। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और पैरेलल ऑपरेशंस करेंगे। ठीक है, तो ये जो अभी वाला जो टॉपिक होगा इसमें न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट नहीं है। इसके पीछे वाला हम लोग न्यूमेरिकल्स पार्ट देख चुके हैं, तो थोड़ा सा गौर करेंगे आप लोग। चलिए, तो अभी जो है फिर थ्योरेटिकली वाली बात है, तो इसमें जो मेन मेन पॉइंट है और कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे इन चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, कि पैरेलल ऑपरेशन क्यों आवश्यक है और पैरेलल ऑपरेशन जब करेंगे तो किन किन बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो दो बात यहाँ ध्यान देना। पहला बात यह है कि अल्टरनेटर को बस बार से जोड़ना है। बस बार क्या है, तो अब ध्यान से देखिए और चीज़ों को समझिए। जैसा कि आप जानते हैं कि एनटीपीसी, जहाँ कोयले से बिजली बनती है, बिजली वहाँ बन रहा है, फिर वो क्या करेगा, सप्लाई करेगा। किसको सप्लाई करेगा, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आया जाएगा। तो मान के चलिए कि पूरे भारत की हम बात करें तो पूरे भारत में एक ही बिजली घर तो नहीं है, एक ही पावर स्टेशन तो नहीं है, हर स्टेट में है ना। एक स्टेट में दो चार भी पावर स्टेशन है। जैसे आप मान के चलो कि बिहार से हो, तो बिहार में देखना एक पटना डिस्ट्रिक्ट का बाढ़ है ना, वहाँ है। मुजफ्फरपुर में है, कांटी जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपका भागलपुर कहलगांव में है। ये सभी जगह क्या है, एनटीपीसी है, मतलब कि कोयले से बिजली बनती है। तो हर स्टेट में ये चीज़ है ना, जहाँ विद्युत पैदा हो रही है कोयले से, तो वहाँ अल्टरनेटर यूज किया गया है। तो हर अल्टरनेटर का कैपेसिटी अलग अलग है और वो क्या करेगा, सप्लाई देगा। तो सब सारा एक साथ सप्लाई देता है। तो जो एक ग्रिड है जिसको हम बोलते हैं नेशनल ग्रिड, उससे सभी को हम लोग को जोड़ना है। तो वो जो सिस्टम है, आप यहाँ बिजली पैदा किए हैं, आपके टर्मिनल के पास बिजली आ गया, आप इसको देना है ना। तो जब वो वहाँ दीजिएगा, तो यानी कि आप जोड़ने जा रहे हैं कनेक्शन, तो जैसा ही जोड़िएगा, जिसमें आप जोड़ रहे हैं उसको हम लोग बस बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बस बार। और वो फिर ट्रांसमिट कर करके फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। बात समझ में आ रही है? जनरेट किया, जनरेशन हो चुका है, अब वो क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, है ना। वो ट्रांसमिशन जब होने वाला, जिस समय इसका कनेक्शन, जनरेशन का कनेक्शन उस ट्रांसमिशन से हम लोग जोड़ेंगे, तो यहाँ वाला जो ये सिस्टम है, ये एक सिस्टम तो समझ यहाँ जनरेशन हुआ है, और एक सिस्टम समझे जहाँ हम लोग जोड़ना, उसको हम लोग बस बार बोलेंगे। तो क्या क्या कंडीशन होगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, है ना। लाइव क्लास नहीं ले पाया हूँ, लेकिन अगले बार से लाइव क्लास होगा। ठीक है, कुछ कारण हम लोग रिकॉर्डेड देने का प्रयास कर रहे हैं, क्लास आपका जल्दी ख़त्म हो। आइए, अब हेडिंग लिखिए आप लोग, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर। जो थियोरेटिकली बात है ना, मैं स्लाइड के माध्यम से आपको बता दूंगा फटाफट, और बहुत ही इंटरेस्टेड होगा, बहुत ही कॉन्सेप्ट का चीज़ है, ध्यान से समझेंगे और बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। तो देखिए क्या हम लोग हेडिंग लगाएंगे, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर, अल्टरनेटर का समानांतर संचालन। तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर दो चीज़ हम लोग देखेंगे। नेसेसिटी, है ना, अल्टरनेटर में बी पुट इन पैरेलल बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग रीजन। हम लोग पैरेलल में क्यों करेंगे, निम्नलिखित कारणों से अल्टरनेटर को समानांतर में रखा जा सकता है। कौन कौन वो कारण हो सकता है भाई, क्या क्या रीज़न हो सकता है ना। पैरेलल में हम लोग पैरेलल ऑपरेशन करेंगे, तो देखो कौन कौन सा कारण है, थ्योरेटिकली बात है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। लोकल और रीजनल पावर यूज में एक्सीड द पावर ऑफ ए सिंगल अवेलेबल जनरेटर। क्या बोल रहा है कि स्थानीय या क्षेत्रीय बिजली को, है ना, बिजली का उपयोग किसी एक उपलब्ध जनरेटर की शक्ति से अधिक हो सकती है। मतलब ये बोला जा रहा है, अब मान के चलिए कि हम एक डिस्ट्रिक्ट में सप्लाई देने वाले हैं, बिजली का सप्लाई देने वाले हैं। मान के चलो कि वहाँ हम एक अल्टरनेटर रखे हैं बहुत बड़ा वाला और बिजली पैदा कर रहा है।
तो क्या जो डिमांड है क्या वो अल्टरनेटर सप्लाई कर देगा? मान के चलो कि अल्टरनेटर जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम 500 MVA है ना, वो जनरेट कर सकता है, और आपका पूरा क्षेत्र का जो डिमांड है वहाँ 1000 MVA है, तो कैसे कर पाएगा वो? नहीं ना कर पाएगा। उसके लिए क्या करना होगा? तो दो चार अल्टरनेटर का वोल्टेज जनरेट करो और सबको पैरेलल में ऑपरेशन करो, वो आपको देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब जो लोकल रीजनेबल है या लोकल इलाका है, आप लोग बोल सकते हैं, वहाँ पर जितना डिमांड है उतना एक अल्टरनेटर सप्लाई नहीं कर सकता है। तो रीज़न यही है कि अकेले वो नहीं कर सकता, तो और को बुलाओ, और को लाओ, और उसके साथ में क्या करो, पैरेलल ऑपरेशंस करो, ताकि उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए और वो सप्लाई हमको दे पाए। बातें समझ में आ रही है आपको? देखिए आप है ना, लिखना नहीं है, हम इन सारे का PDF दे ही देते हैं आपको, उसके बाद लिखिएगा। अभी हम सिर्फ समझा देते हैं, आप समझते चलिए। और ये फुल्ली थ्योरेटिकली पार्ट है ना, लेकिन इंटरेस्टेड है, समझेंगे हम लोग। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। देखो दो चार पॉइंट है, उन सारे पॉइंटों को हम लोग देखते हैं। पैरेलल अल्टरनेटर अलाउ वन और मोर यूनिट टू बी shut down for schedule or emergency maintenance while the load is being supplied with power। क्या बोला कि पैरेलल अल्टरनेटर है वो हमको परमिशन दे देगा, अलाउ कर देगा वन या मोर यूनिट, यूनिट का मतलब सिंगल यूनिट है ना। मान के चलो कि 10 अल्टरनेटर है, 10 को हम लोग पैरेलल में कर रहे हैं, और ये वो हमारा कोई ख़राब हो गया है ना, तो चलते रहेगा, एक को हम लोग मेंटेनेंस में लगा देंगे, या उसको मेंटेनेंस करेंगे या उसको रिपेयर करेंगे, ये वाला काम हो जाएगा। आरस में यदि पैरेलल में ऐसा नहीं करते हैं और सीमित हम रखते हैं, एगो रखे हैं और डिमांड बहुत है, तो पता चला कि खराब हो गया, ये शॉर्ट कर गया, कुछ भी हो गया, इसमें फॉल्ट आ गया, तो सप्लाई को हमको क्या करना, बाधित करना पड़ेगा, आपके घरों में बिजली नहीं आएगी है ना। तब तक हम लोग क्या करेंगे, उसको मरम्मत करेंगे। अब मरम्मत कर लेंगे तब उठा के ला कर रखेंगे, अब उसको कनेक्शन करके जोड़ेंगे तो 2 दिन लग गया सपोज दैट है ना, तो 2 दिन तक बिजली बाधित रह जाएगी। तो क्या ये सुटेबल सप्लाई हुआ? नहीं हुआ। अभी क्या है, 1 घंटों के लिए यदि 1 घंटा के लिए भी यदि बिजली अभी बाधित हो जाती है ना, तो कितना हाहाकार हो जाता है। नहीं अभी इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है ये बिजली, है ना, ये पावर, कि इसके बगैर रहना एक पल मुश्किल है। बात आ रहा सुन? आपका यदि मोबाइल चार्ज नहीं है, मोबाइल बंद हो गया, तो सोच लो क्या परेशानी हो जाती है। नहीं, किसका फ़ोन आएगा, कौन फ़ोन किया है, किसको फ़ोन करना है। तो पावर सबसे इम्पॉर्टेंट है, और उसमें भी सबसे सुपीरियर पावर इलेक्ट्रिकल पावर को बोला गया। सुपीरियर इसीलिए बोला गया क्योंकि इसका कंट्रोलिंग, इसका ट्रांसमिशन सारा आसान है। अदर पावर का ये ऐसा चीज़ संभव नहीं है। क्लियर हुआ? तो वही बात बोल रहा है कि समानांतर अल्टरनेटर एक या अधिक इकाइयों में तो कि एक एक करके ना, अनुचित या आपातकालीन रख रखाव के लिए बंद करने की अनुमति देता है, जबकि लोड को बिजली का आपूर्ति की जा रही होती। जबकि जो लोड है, जो डिमांड है, उसको आराम से हम लोग पूर्ति करेंगे, थोड़ा बहुत कमी हो जाएगा, तो उतना से चल सकता है। एकदम बाधित होने से अच्छा है कि कुछ कुछ मिले, है ना। अब एक हो गया कि नहीं, आपको 4 रोटी खा रहे हैं, चलिए आज 2 ही रोटी देंगे, कुछ तो खाया। एक होता है कि एकदम देंगे ही नहीं, है ना। तो वही वाली बात है यहाँ पे, क्या है कि जो डिमांड है वो पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी आपको लोड का जो आपूर्ति है वो कम हो लेकिन मिलता रहेगा। ये हमें फ़ायदा है पैरेलल ऑपरेशंस करने का। बात आ रहा है समझ में? क्यों मैं बोला ना, हेडिंग ही हम लोग लिखे कि क्या नेसेसरी है, क्यों नेसेसरी है भाई, तो इसके कारण, इन सारे वजह के कारण हमको पैरेलल ऑपरेशन करना पड़ रहा है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनरेटर आर inefficient at all load. So shunting down one or more generator allow the remaining load to be created with less maintenance that the affected loading। मतलब ये बोल रहा कि जनरेटर का आंशिक लोड पर अकुशल होते हैं। आंशिक लोड का मतलब थोड़ा सा लोड लेना है, कुछ लोड का पार्ट लेना है, तो क्या है वो अकुशल होते हैं। इसीलिए एक या एक से अधिक जनरेटर बंद करने से शेष लोड को कम मशीनों द्वारा वहन किया जा सकता है, जो कि कुशलता पूर्वक लोड की गई हो। मतलब दोनों का सेंस एक ही है कि आपको
आंशिक लोड, आंशिक लोड का मतलब क्या है कि थोड़ा सा हमको लोड चाहिए, तो थोड़े सा लोड में बहुत सारा जनरेटर है तो वो क्या करेगा, ज़्यादा सप्लाई करने लगेगा। तो आपको वहाँ पर चाहिए क्या कि हमको कम ही चाहिए, तो वो क्या करता है, ठीक ढंग से वर्क नहीं कर पाता है। तो एक या एक से अधिक जनरेटर को बंद करना पड़ेगा आपको, और शेष को क्या करना पड़ेगा, लोड देना पड़ेगा। मान के चलिए कि 10 जनरेटर आपका चल रहा है, तो 10 को बहुत ज़्यादा जनरेटर बोल रहे हैं, मैंने एसी जनरेटर मतलब अल्टरनेटर, बहुत ज़्यादा पावर जनरेट कर रहा है, और क्या है कि हमको आवश्यकता ही कम है, हम 10 को 10 थोड़ी चलाते रहेंगे। जैसे ठंडा के दिन में, गर्मी के मौसम में, है ना, ठंड में क्या होता है, बिजली का आपूर्ति थोड़ा कमता है ना, लेकिन फिर भी रूम हीटर वगैरह जलने लगता है। लेकिन गर्मी के मौसम में अधिक डिमांड बढ़ जाता है। क्यों डिमांड बढ़ जाता है, सभी लोग एसी यूज कर रहे हैं, तो उस समय डिमांड बढ़ गया तो हमको पैरेलल ऑपरेशन में मैंने मशीन बहुत सारा रखना पड़ेगा, सबको पैरेलल जोड़ना पड़ेगा, है ना। जैसे सुबह का टाइमिंग और दोपहर का टाइमिंग और शाम वाला टाइमिंग, इन तीनों को हम समझाते हैं। सुबह में क्या होता है, सब जाग गए, है ना, तो लोड उस समय कमता है। शाम वाला टाइम में अंधेरा होने वाला है, तो बिजली की आपूर्ति हमको चाहिए, उस समय लोड बढ़ता है। तो जब लोड कम गया तो हम अल्टरनेटर को बंद कर देंगे, नहीं, जितना ज़रूरत है उतना ही देंगे हम। मान के चलो कि 10 मशीन से ही हम पूरा लोड दे पाते हैं, लेकिन सुबह का टाइमिंग है, 2-4 अल्टरनेटर से पूरा हो जाता है, 2-4 को ही चालू रखेंगे, बाकी को बंद कर देंगे। शाम के टाइम में 10 के 10 चालू करना पड़ेगा, 1-2 को हमको स्टैंड बाई में भी रखना पड़ेगा, कहीं एक आगो फॉल्ट हुआ तो इसको चालू करके सप्लाई देना। बात समझ में आ रहा है? तो इन सारे कारणों से, इन सारे वजहों से, है ना, हमको क्या करना पड़ रहा, पैरेलल ऑपरेशंस करना पड़ रहा। बात आया समझ में? लोड ग्रोथ कैन बी हैंडल बाय एडेड मशीन विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल इंस्टॉलेशन। मूल स्थापना को बाधित किए बिना अतिरिक्त मशीनों द्वारा लोड वृद्धि को नियंत्रण किया जा सकता है। वही वाली बात है, सारा का हम एक ही पॉइंट में समझा चुके हैं, लेकिन 2-4 पॉइंट था इसलिए हम इसको लिख दिए हैं। क्या बोल रहा है कि लोड ग्रोथ कैन बी हैंडल बाई एडिंग मशीन विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल इंस्टॉलेशन। मूल स्थापना को बाधित किए बिना अतिरिक्त मशीनों द्वारा लोड वृद्धि को नियंत्रण किया जा सकता है। अब मान के चलिए कि पावर प्लांट है ना, उसकी कैपेसिटी क्या है, कुछ कैपेसिटी है, डिमांड है, उसको पूरा किया जा रहा है। अब डिमांड बढ़ेगा तो उस प्लांट में हम क्या करेंगे, मशीन की संख्या क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, बगैर बाधित किए हुए, है ना। बात तो समझ में आ रही है आप सभी को? अगला पॉइंट है जिसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, सारे पॉइंट्स को लिख लेना है आपको। अवेलेबल मशीन्स, प्राइम मूवर्स एंड जनरेटर कैन बी मैच्ड फॉर द इकोनॉमिक कॉस्ट एंड फ्लेक्सिबल यूज। क्या बोलता है कि उपलब्ध मशीन जो है आपका, या प्राइम मूवर्स या जनरेटर है ना, उसका जो लागत है ना, क्या होना चाहिए, लागत जो है क्या होना चाहिए, उपयोग के लिए मिलान किए जा सकता हो। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे कि जो जनरेटर है, वहाँ जो प्राइम मूवर लगेगा, जो अल्टरनेटर लगेगा, है ना, उस सभी का हम लोग को कॉस्ट पे भी ध्यान रखना होगा, और सभी का कॉस्ट को हम लोग क्या करेंगे, मिलान कर सकते हैं। इन सारे वजहों से, इन सारे कारणों से हमको पैरेलल ऑपरेशंस करना पड़ रहा है। ये हमारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे, चलिए अब हम बात करेंगे कि ठीक है, हम पैरेलल ऑपरेशंस तो करेंगे, क्यों क्यों ज़रूरी है पैरेलल ऑपरेशंस, इन बातों को हम लोग सीख गए और समझ गए, ठीक है, कि क्या कारण है भाई, किसके वजह से हम लोग करेंगे, तो इन सारे कारणों की वजह से हम लोग पैरेलल ऑपरेशंस करना पड़ेगा। तो आइए पैरेलल ऑपरेशंस हम लोग करते हैं, तो उसका कुछ कंडीशंस होगा, देखते हैं। क्या बोला, कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशंस, समानांतर संचालन के लिए शर्तें। अब कुछ शर्त है, कुछ कंडीशन है, अब उन कंडीशन को हम लोग समझेंगे और उसको फॉलो करेंगे। यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। आइए, पहला प्रॉब्लम, क्या कंडीशन है, द टर्मिनल वोल्टेज, ध्यान से देखना, टर्मिनल वोल्टेज बोले हैं और यहाँ पर बगल में हम लोग आरएमएस लिख दिए हैं। याद रखना, पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि टर्मिनल वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज होता है या फिर आरएमएस वैल्यू होता है। तो जो टर्मिनल वोल्टेज है ऑफ इनकमिंग अल्टरनेटर मस्ट बी सेम एज दैट ऑफ द बस बार वोल्टेज, अदरवाइज सर्कुलेटिंग करंट फ्लो बिटवीन द टू सिस्टम। अच्छा, इन सारे चीज़ों को आप शायद नहीं समझ पाए होंगे। अब आइए कुछ हम फिगर लेंगे और कुछ फिगर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। आइए
अब हम लोग समझेंगे। देखिए ये है आपका अल्टरनेटर, ये हो गया अल्टरनेटर। अब ये बिजली पैदा कर दिया है, क्या कर दिया, ये बिजली पैदा किया है। आइए, चलिए, ये थ्री फेज बिजली पैदा किया, ठीक है। ये आपका अल्टरनेटर है। आर बाई बी, तीन फेज किया है। आप ध्यान से देखो, अब ये जो पैदा किया है बिजली, अब इसको हमको देना है। किसको देना है भाई? ट्रांसमिट करने के लिए, कि ले जाओ, हम पैदा कर लिए, जनरेट कर लिए, अब तुम ले जाओ। तो ट्रांसमिशन में इसको जोड़ेंगे, तो जहां जोड़ते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं बस बार। ये है आपका बस बार। अभी हम और फिगर बनाएंगे, लेकिन चीज़ों को पहले सीखिए। यही जो है क्या आपका बस बार है। इसको हम लोग कभी कभी लिखते हैं इनफिनाइट बस बार। इनफिनाइट बस बार मतलब बहुत दूर से ये आ रहा है। अब रुक जाओ, ध्यान से देखना, ये बस बार है, इससे इसका कनेक्शन हम लोग करने वाले। कनेक्शन करने के पहले हम यहाँ पर एक स्विच का निर्माण कर देंगे, एक स्विच लगा देंगे। डायरेक्ट हम लोग ऐसा ही नहीं जोड़ देंगे, ठीक है। ये स्विचिंग सिस्टम है, याद रखना। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनकमिंग अल्टरनेटर, मतलब कि इनकमिंग यहाँ पर लिखना होगा, इनकमिंग। इनकमिंग अल्टरनेटर का मतलब हो गया, यहां से बिजली पैदा किया, ये अब आ रहा है, किसके पास आ रहा है? बस बार के पास आ रहा है। बस बार क्या है जो समझ जाओ, समझ जाओ। मान के चलिए, ध्यान से देखो, ये जो है एनटीपीसी है, समझ लो चीजों को। यहाँ बिजली पैदा हुआ है, ठीक है। ये कहाँ का है? तो मान के चलो ये कहीं का भी हो सकता है बिहार का है। चलो चलो, बिहार का एनटीपीसी से पावर जनरेशन हो रहा। और ये जो है, ये जो हम लोग बस बार बोल रहे हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक दूसरे से क्या कनेक्टेड है। यूपी में भी पावर प्लांट है, वहाँ से कनेक्शन हो चुका है ना। मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, झारखंड में है, ठीक है। एक दूसरे से सभी जगह कनेक्टेड है, बस बार है। बात आ रहा है समझ में? अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, ये सिस्टम पूरा चल रहा है, इसी को हम लोग बस बार बोलेंगे। और ये जो बिहार में एक एनटीपीसी है, यहाँ से जो बिजली पैदा हुआ, अब जो चाह रहे हैं हम लोग कि इसको, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ऐसा समझना है कि हम पार्टिकुलर एक अल्टरनेटर को लेकर बात कर रहे हैं। ऐसा ऐसा हमारे पास लाखों अल्टरनेटर हो सकता है ना। और लाखों को हम लोग क्या करेंगे, उसको कनेक्शन करने वाले हैं। मतलब किस में करने वाले हैं? जोड़ने वाले हैं। तो ये हो गया इनकमिंग, इनकमिंग अल्टरनेटर बोलेंगे, ये आ रहा है और इसमें आने वाला है। इसको हम लोग बोलेंगे बस बार, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये जो पहले से है, तो ये भी जो होगा थ्री फेज सिस्टम होगा, बस बार, ठीक है। इसमें भी वोल्टेज है, इसमें भी करंट है, इसमें भी फ्रीक्वेंसी है। इस बस बार में हम बस बार बोलेंगे तो समझ जाना है क्या चीज़ को हम बोल रहे हैं। और ये अल्टरनेटर तो आप लोग पढ़ ही लिए, तो आप तो समझ ही में आ जाएगा। तो इन दोनों को कनेक्शन करने के पहले यहाँ पर क्या होगा, हमारा स्विच होगा, स्विच होगा। डायरेक्ट कनेक्शन नहीं करेंगे। तो कुछ कंडीशन है, कुछ शर्त है, तभी आप इसको कर सकते हैं। क्या शर्त है, क्या कंडीशन है? तो यही बोला जा रहा है कि इसका जो वोल्टेज है इनकमिंग का, और ये जो बस बार का है, दोनों का वोल्टेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तभी जाके उसको आप जोड़ सकते हैं, जो कि हम लोग पहला यहाँ पर अभी पॉइंट देखे हैं। देखिए क्या बोल रहा है, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ इनकमिंग अल्टरनेटर। बातें समझ में आ रही है आपको? देखो, यही है टर्मिनल वोल्टेज किसका, अल्टरनेटर का। कौन सा वैल्यू? तो आरएमएस वैल्यू। इनकमिंग अल्टरनेटर का जो टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज है ना, आरएमएस वैल्यू होना चाहिए। इनकमिंग अल्टरनेटर मस्ट बी सेम, किसके सेम होना चाहिए, एज दैट ऑफ द बस बार वोल्टेज। बस बार वोल्टेज समझ में आ रहा? किसको बोल रहे हैं बस बार? अदरवाइज यदि ऐसा नहीं होता है, अब चीजों को समझो, आ जाओ।
बहुत इंटरेस्टेड है, थियोरिटिकल पार्ट है लेकिन है इंटरेस्टेड है। यहाँ एक अलग वोल्टेज है, अलग फ्रीक्वेंसी है, अलग करंट होगा। ये सिस्टम है, इसका अलग वोल्टेज होगा, अलग फ्रीक्वेंसी होगा, है ना। इसका कुछ फेज सिस्टम है, फेज सीक्वेंस है, इसका भी फेज सीक्वेंस होगा। आ रहा समझ में? तो यदि हम यहाँ पर कनेक्शन करने वाले हैं, ऐसे कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से रखना, यदि यहाँ वोल्टेज है, यहाँ वोल्टेज में डिफरेंस होगा, वोल्टेज और वोल्टेज में डिफरेंस होगा, तो उस स्विच के पास वोल्टेज डिफरेंस आएगा तो करंट फ्लो हो जाएगा। उस करंट को हम लोग बोलेंगे सर्कुलेटिंग करंट। क्या बोलेंगे? सर्कुलेटिंग करंट। तो वो हमारे लिए क्या होगा? नुकसानदायक होगा। बात समझ में आ रहा? क्योंकि करंट कब फ्लो करता है? करंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा, V/R, है ना, यानी कि पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य यही है कि नहीं, यहाँ पर जो वोल्टेज है भाई, यहाँ पर जो वोल्टेज है सेम होना चाहिए। यदि सेम नहीं होता है तो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करता है ना। बात समझ में आ रहा? तो कनेक्शन होने का यानी पैरेलल ऑपरेशन होने का यह पहला कंडीशन है कि वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज इनकमिंग अल्टरनेटर का और बस बार का सेम होना चाहिए। यदि बोल दिया कि सेम नहीं है तो क्या होगा? सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करेगा। आया समझ में? अच्छा, सेम नहीं है तो सेम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो एक्साइटेशन को चेंज करके। क्या करेंगे हम लोग? एक्साइटेशन को चेंज करके। आइए देखिए क्या बोला, अदरवाइज सर्कुलेटिंग करंट फ्लो बिटवीन द टू सिस्टम। टू सिस्टम का मतलब वही होगा, एक अल्टरनेटर का और दूसरा बस बार का। द टर्मिनल वोल्टेज कैन बी एडजस्ट विद द फील्ड एक्साइटेशन। टर्मिनल वोल्टेज सेम नहीं हो रहा है ना, तो आप अपने अल्टरनेटर का फील्ड के एक्साइटेशन को चेंज करिए और एक्साइटेशन चेंज करने के बाद आपका टर्मिनल वोल्टेज मेंटेन हो जाएगा। आ रहा समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है कि टर्मिनल वोल्टेज हमारा सेम नहीं है तो कैसे सेम करेंगे? तो फील्ड एक्साइटेशन को क्या करेंगे? चेंज करके टर्मिनल वोल्टेज को एडजस्ट कर लेंगे। आया समझ में? तो ये था पहला पॉइंट, समझ जाइए अच्छे से और नोट कर लेना है आपको। देखो यहाँ पर वही बात है, आने वाला अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज RMS बस बार वोल्टेज का समान होना चाहिए, अन्यथा दो प्रणालियों के बीच परिसंचारी धारा प्रवाहित होगी और टर्मिनल वोल्टेज को फील्ड उत्तेजना के साथ समायोजित किया जा सकता है। ऐसा में कैसे हम लोग एडजस्ट करेंगे? तो फील्ड एक्साइटेशन के। ये पहला कंडीशन है। क्या ये पहला कंडीशन है? पैरेलल ऑपरेशन होने का ये पहला शर्त है। पहला शर्त क्या है? कि दोनों का वोल्टेज सेम होना चाहिए। चलो अगला शर्त हम लोग देखेंगे, कुछ शर्त और होंगे। आइए सेकंड कंडीशंस, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग अल्टरनेटर। बहुत अच्छा, अल्टरनेटर इनकमिंग है यानी उसका जो फ्रीक्वेंसी है मस्ट बी सेम एज दैट ऑफ बस बार वोल्टेज। बस बार वोल्टेज का जो फ्रीक्वेंसी है और आपका अल्टरनेटर का जो फ्रीक्वेंसी है दोनों सेम होना चाहिए, अदरवाइज सर्कुलेटिंग करंट फ्लो बिटवीन द टू सिस्टम। फिर क्या हो जाएगा? फिर दो सिस्टम के बीच सर्कुलेटिंग करंट आ जाएगा। अच्छा, द फ्रीक्वेंसी कैन बी एडजस्ट बाई, एडजस्ट कैसे करेंगे हम लोग, है ना? तो वायरिंग द प्राइम मूवर स्पीड। तो जो प्राइम मूवर स्पीड है उसको वायरिंग कर करके आप फ्रीक्वेंसी को मैच कराइएगा। और ये सारा का सारा आपका अल्टरनेटर से करना होगा। बस बार एकदम कांस्टेंट उसका सब कुछ है, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी बस बार का सब कुछ जितना उतना आपको लाना पड़ेगा। बात आ रहा समझ में? चीज़ों को समझ जाइए अन्यथा प्रॉब्लम हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है और यहाँ का जो फ्रीक्वेंसी है दोनों मैच कराना पड़ेगा। अच्छा, कभी कभी पूछता है, हो सकता है डिटेल पूछे और डीपली पूछे, तो ये सवाल आ सकता है ना, कि इक्वल नहीं है। और कभी कभी ये डीप की बात है और बहुत अंदर की बात है जो कि आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, है ना। इसका फ्रीक्वेंसी 51 हर्ट्ज और इसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ठीक है। मतलब इनकमिंग अल्टरनेटर का जो फ्रीक्वेंसी है थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा रखना चाहिए। ऐसे तो अभी हम आपको सिखा रहे हैं जो समझे, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, यही पढ़ना है आपको। लेकिन यदि पूछेगा कि नहीं थोड़ा ज़्यादा किसका रखेंगे, या कभी कभी हो सकता है ऑप्शन में दे दे तो अल्टरनेटर का फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। अब बोलेगा क्यों सर? तो जब ये कनेक्शन जब होता है ना, तो उस समय उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा गिर जाती है, थोड़ा सा ही डाउन होता है। अब मान के चलो कि 50 रख रहे हैं ना, और जब कनेक्शन करोगे ना तो ये थोड़ा सा
गिर जाएगा, 49 के आसपास आ जाएगा, तो फिर थोड़ा सा मिस मैच होता है। तो पहला ही से क्या करते हैं, उसको बढ़ा के रखते हैं। ये अंदर की बात है, इसका बहुत सारा डेरिवेशन है और बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, तो उतना पे हम लोग नहीं जाएंगे, थोड़ा सा भी चर्चा कर दी, थोड़ा सा ज़्यादा रख सकते हैं। और रहता ही है किसका, अल्टरनेटर का, बस बार का नहीं, याद रखना। ऐसे मेनली रूप से आपको ये सीखना है कि दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, और फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है तो कैसे हम उसको एडजस्ट करेंगे, तो प्राइम मूवर का स्पीड को एडजस्ट कर करके फ्रीक्वेंसी आप एडजस्ट कर लीजिएगा। क्या बोला कि आने वाले अल्टरनेटर की आवृत्ति बस बार वोल्टेज के समान होनी चाहिए, अन्यथा दोनों प्रणालियों के बीच परिसंचारी धारा प्रवाहित होती है। प्राइम मूवर की गति को बदलकर आवृत्ति को समायोजित किया जा सकता है ना, सिंपल सिंपल बात है। और थर्ड पॉइंट ये है, लास्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। अब कहता है कि फेज सीक्वेंस ऑफ इनकमिंग अल्टरनेटर मस्ट बी सेम एज दैट ऑफ बस बार वोल्टेज, अदरवाइज लार्ज सर्कुलेटिंग करेंट एग्जिस्ट, बहुत ज़्यादा सर्कुलेटिंग करंट आ जाएगा, बिकॉज द वोल्टेज अक्रॉस द टू सिस्टम इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ दैट देयर रेटेड वोल्टेज। अब चीज़ों को सीख लीजिए, समझ लीजिए। तीसरा ऑप्शन क्या है कि फेज सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए। फेज सीक्वेंस का मतलब ये आइए, फेज सीक्वेंस का मतलब ये R/B ऑर्डर में है तो ये भी R/B ऑर्डर में होना चाहिए। यदि फेज सीक्वेंस सेम नहीं रखिएगा तो बहुत ज़्यादा मात्रा में सर्कुलेटिंग करंट आ जाएगा। आ रहा समझ में, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये तीन कंडीशन है, क्या है, तीन कंडीशन है जिसको हम लोग भली भांति देख लिए और समझ गए। ये तीन कंडीशन आपको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इसको समझिएगा। पहला क्या है, तो वोल्टेज, दूसरा क्या है, फ्रीक्वेंसी, और तीसरा क्या है, फेज सीक्वेंस। यानी ये तीनों सिस्टम का, ये तीनों जो क्वांटिटी है दोनों सिस्टम का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी जाकर आप पैरेलल ऑपरेशन कर पाइएगा, मतलब उसमें आप सट पाइएगा, जुट पाइएगा, अदरवाइज नहीं कहता है। अब तुम देखो, एक एग्जांपल देते हैं और ह्यूमन नेचर के बारे में समझाते हैं आपको। अब नहीं कहते हो कि दोस्ती या किसी से रिश्ता है ना हमारे अनुकूल, हमारे विचार के अनुकूल आ रहा है तब हम उससे दोस्ती करते हैं, नहीं, आपके विचार से वो नहीं मेल खाता है तब उससे क्या करते हैं, आप नहीं करते हैं दोस्ती, या उससे फिर क्या होता है, रिश्ता नहीं रखते हैं। बात आ रहा समझ में। तो जिस प्रकार से बिहेवियर मनुष्य का है उसी प्रकार से हम मशीन का भी है। आप देखिए बहुत सारा फ्रेंड होगा, उसका फ्रीक्वेंसी आपका फ्रीक्वेंसी मैच करता होगा, फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब व्यवहार नहीं, तब चलो भाई ठीक है, तब तुम एडजस्ट करोगे, है ना। उसी प्रकार से ये मशीन यहाँ बोल रहा है कि नहीं, दोनों का सिस्टम यदि मैच करेगा तब हम कर पाएंगे, अदरवाइज हम आपको नहीं आने देंगे। आया समझ में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इन चीज़ों को समझ लीजिएगा। और नोट करने के लिए तो हम पीडीएफ दे ही देंगे, वहाँ से नोट कर लीजिएगा। और हिंदी अंग्रेजी सभी का क्रम है, ध्यान से नोट कर लेना और समझ लेना है तीनों पॉइंट को, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, फेज सीक्वेंस और टर्मिनल वोल्टेज। अब ध्यान से देखना है, दो चीज़ को समझिएगा। जो दो पॉइंट लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि कंडीशन फर्स्ट जो वोल्टेज के बारे में बोल रहा था, कैन बी वेरीफाइड, अब उसको हम सभी को वेरीफाइड करना विद द वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस द टू सिस्टम। अच्छा, दो सिस्टम के बीच में हम वोल्ट मीटर लगा देंगे तो ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा। इफ वोल्ट मीटर रीड्स 0 देन बोथ आर सेड टू बी द सेम पोटेंशियल। आइए जो पहला पॉइंट बोला उसको हम लोग समझते हैं, क्या बोल रहा है, क्या ये बोल रहा है। देखिए देखिए ये क्या बोल रहा है। ये है हमारा अल्टरनेटर है, क्या ये अल्टरनेटर है। अब देखिए ये तीन फेज यहां से जनरेट हुआ है, तीन फेज जनरेट हुआ है, ठीक है। आर, बाई और बी, क्लियर हुआ। इसको हम लोग बोलेंगे ऑल्टरनेटिंग, ऑल्टरनेटिंग इनकमिंग, इनकमिंग ऑल्टरनेटर, क्या बोलेंगे इसको,
इनकमिंग जनरेटर या अल्टरनेटर। इनकमिंग अल्टरनेटर यानी कि ये जनरेट हुआ है। अब आपका ध्यान देंगे यहाँ पे, यही है आपका बस बार। आइए बस बार से हम लोग परिचित हो जाएं कि क्या होता है बस बार। समझा दिए आपको, यही है बस बार। देखिए 3 कलर से यहाँ शो कर दिए हैं, आप चीज़ों को समझ जाइएगा। यही है आपका क्या चीज, बस बार। ठीक है, इनफिनाइट बस पर बहुत दूर से आ रहा है। आर बाई बी, ये आर है, ये बाई है, और ये बी है। ठीक है, अब क्या करिएगा, सभी का कनेक्शन करिएगा। देखिए ये भी मान लीजिए कि आर है। अच्छा, आर बाई बी रखे हैं तो ये आर डैश, आर डैश, आर बाई डैश, और बी डैश। यहाँ स्विच होगा, आर बाई, आ रहा समझ में, कनेक्शन समझ में आया। ये है आपका बस बार। बीच में हम लोग ऐसे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं करेंगे, एक स्विच रखेंगे। ठीक है, और ये आपका क्या है, ऑल्टरनेटर है। क्लियर हुआ? तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। हम कैसे चेक कर पाएंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि वोल्टेज सेम है, बताओ। हम कैसे जानेंगे कि ये बस बार का वोल्टेज है, इसका वोल्टेज सेम है? तो यहाँ पर हमको वही मेथड, वही चेक करना पड़ेगा, है ना। कौन कौन सा मेथड हम लोग यूज करते हैं, उस मेथड पे हम लोग आएंगे। तो यही बोला कि जो पहला रूल बताए थे उसमें हम लोग ये करेंगे, क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक हम एक हम वोल्ट मीटर लेंगे और उसको यहाँ से जोड़ देंगे, वोल्ट मीटर। एक टर्मिनल यहाँ और इसका टर्मिनल है, हम वोल्ट मीटर से जोड़ दिए। तो जैसे ही वोल्ट मीटर से जोड़ेंगे और वोल्ट मीटर का जो रीडिंग होगा वहाँ से भी हम पता कर सकते हैं नहीं कि कितना वोल्टेज है, दोनों टर्मिनल के पास सेम वोल्टेज है कि नहीं। या दूसरा विधि क्या करेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ से यहाँ हम एक लाइट लगा देंगे, क्या कर देंगे, लाइट लगाएंगे, बल्ब लगा देंगे, और बल्ब लगा के चेक करेंगे। यदि बल्ब, ध्यान से देखो, बल्ब प्रकाश नहीं करेगा, मतलब करंट नहीं आ रहा है। करंट कब नहीं आता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और डिवाइड बाय रेसिस्टेंस होता है। करंट फ्लो तभी करेगा जब विभवांतर होगा, और करंट फ्लो करेगा तो वो जलेगा नहीं। तो बल्ब कब जलेगा, जब विभवांतर होगा। यानी बल्ब जल गया, इसका मतलब तुरंत समझ जाएंगे हम लोग, लाइट वहां जल जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि दोनों का वोल्टेज सेम नहीं है। बल्ब नहीं जलना चाहिए, तब समझेंगे कि दोनों का वोल्टेज सेम हो गया है, तब हमारे लिए निश्चिंत है, अच्छा है कि हाँ भाई वोल्टेज तो हम चेक कर लिए हैं। तो पहला जो 3 कंडीशन आपको बताया गया कि टर्मिनल वोल्टेज जो आरएमएस वैल्यू है वो सेम होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
तो वही बोल रहा है कि कंडीशन फर्स्ट जो है उसको हम लोग वेरीफाई कैसे करेंगे, तो वोल्ट मीटर कनेक्शन से अक्रॉस द टू सिस्टम, दोनों सिस्टम के अक्रॉस में हम लोग क्या लगा देंगे, वोल्ट मीटर लगा देंगे। और क्या बोला कि यदि वोल्ट मीटर का रीडिंग जीरो है, ध्यान से देखो, वोल्ट मीटर का रीडिंग जीरो मतलब एक भी वोल्टेज उसमें नहीं आया है। दोनों कंडीशन वहां पर दिखा दिए आपको, वोल्ट मीटर लगा कर लैंप भी लगा करके, और आगे लैंप वाला ही पढ़ना है आपको, तुरंत अभी समझा देंगे, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो वोल्ट मीटर का रीडिंग यदि जीरो हो गया मतलब कोई भी वोल्टेज उसमें नहीं आ रहा है ना, तो बोथ आर सेड टू बी सेम पोटेंशियल। तो हम समझ जाएंगे कि इन्फिनाइट बस बार से जो बस बार का जो टर्मिनल आया है, यानी वहाँ जो वोल्टेज है और आपका अल्टरनेटर का जो वोल्टेज है वो दोनों सेम है। आया समझ में। कंडीशन 2 और 3, 2 कहता है फ्रीक्वेंसी के लिए, थर्ड कहता है फेज सीक्वेंस के लिए। कैन बी वेरीफाइड, इसको वेरीफाइड करेंगे यूजिंग द लैंप मेथड, बहुत अच्छा, और बाई यूजिंग सिंक्रोनोस्कोप। आ रहा समझ में। आपको पढ़ना है लैंप मेथड, और दूसरा क्या पढ़ना है, सिंक्रोनोस्कोप मेथड। पैरेलल ऑपरेशन हम लोग करने वाले हैं, यानी कि सिंक्रोनाइजिंग करने वाले हैं, है ना। सिंक्रोनाइजिंग का मतलब यही होता है कि इस मशीन का जो बिहेवियर है और इस मशीन का जो बिहेवियर है, बिहेवियर का मतलब ये समझेंगे कि जो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी की बात है, सिंक्रोनाइज करने वाले हैं, है ना। तो दोनों का टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने का कंडीशन यही है कि एक लैंप मेथड और दूसरा सिंक्रोनोस्कोप मेथड से हम लोग वेरीफाई करेंगे, तभी जाके दोनों को क्या करेंगे, हम लोग सिंक्रोनाइज करेंगे। तो जो 3 कंडीशन आप देखें कि पैरेलल ऑपरेशन होने के लिए 3 कंडीशन यूजफुल है, 3 कंडीशन नेसेसरी है, जिसमें फर्स्ट कंडीशन तो हम लोग वोल्ट मीटर से ही काम चला लेंगे, लेकिन उसमें हम लोग लैंप भी लगा के आपको दिखा दिए, लैंप से भी कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली आपसे पूछेगा तो वोल्ट मीटर से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन 2 और कंडीशन 3, कंडीशन 2 फ्रीक्वेंसी के लिए और 3 फेज सीक्वेंस के लिए, इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग को लैंप मेथड यूज करना पड़ेगा और सिंक्रोनोस्कोप। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या है लैंप मेथड और क्या है सिंक्रोनोस्कोप मेथड। आइए अब हम बात करें इन पे। इसको हिंदी फॉर्म में हम लोग रख दिए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा कि शर्त 1 को 2 प्रणालियों में जुड़े वोल्ट मीटर से सत्यापन किया जा सकता है। यदि वोल्ट मीटर शून्य पढ़ता है तो दोनों को समान दक्षता या क्षमता पर कहा जा सकता है। यदि शर्त, अच्छा, शर्त 2 और 3 को लैंप विधि या सिंक्रोनोस्कोप का उपयोग करके सत्यापित किया जा सकता है। आइए अब हम लोग देखेंगे सिंक्रोनाइजिंग मेथड। पैरेलल ऑपरेशन का कंडीशन देख लिए, आपको मालूम हो गया क्यों पैरेलल ऑपरेशन करना है, ये भी आपको मालूम हो गया। अब आइए अब हम लोग क्या देखेंगे, सिंक्रोनाइजिंग मेथड। कौन कौन मेथड, सिंक्रोनाइजिंग मेथड, ठीक है। तो 2 मेथड है सिंक्रोनाइजिंग में, पहला है लैंप मेथड और दूसरा है सिंक्रोनोस्कोप मेथड। तो लैंप मेथड में 2 चीज आएगा, 2 मेथड आएगा, कौन कौन आएगा, 3 लैंप साइमल्टेनियसली डार्क एंड ब्राइट, मतलब 3 लैंप हम लोग लगाएंगे, एक साथ जलेगा या एक साथ बुझ जाएगा। आ रहा सुन में, क्या बोला कि 3 लैंप साइमल्टेनियसली मैंने एक साथ, डार्क है ना, अंधेरा, या फिर ब्राइट मतलब चमकेगा चमकीला। दूसरा क्या है कि 1 डार्क और 2 लैंप इक्वली ब्राइट, एक हमारा बुझा हुआ रहेगा और 2 हमारा चमकता हुआ रहेगा, मैंने जलता हुआ रहेगा। ये 2 मेथड हम लोग पढ़ेंगे किसमें, लैंप मेथड में। और तीसरा ये क्या है हमारा, सिंक्रोनोस्कोप। ऐसे पूछेगा आपसे तो ध्यान दीजिएगा, सिंक्रोनाइजिंग का मेथड कौन है, तो 2 मेथड, एक लैंप मेथड और दूसरा सिंक्रोनोस्कोप मेथड। लैंप मेथड में 2 विधि, पहला 3 लैंप यूज करेंगे, दूसरा में भी 3 यूज करते हैं, लेकिन एक डार्क होता है, 2 लैंप ब्राइट होता है, तब हम लोग पता कर पाते हैं कि किस में क्या हो रहा है। तो आइए अब हम लोग 1 बाय 1 से इसका कंडीशन को देखेंगे, ठीक है। आइए नोट कर लीजिए इतना। चलिए अब हम लोग आते हैं लैंप मेथड पे। किस पे आते हैं, लैंप मेथड। और लैंप मेथड में पहला हम लोग देखेंगे 3 लैंप साइमल्टेनियसली डार्क एंड ब्राइट। अब इसमें कुछ हम फिगर ड्रॉ करेंगे, आप इन चीज़ों को सीखेंगे और ड्रॉ करेंगे, ठीक है।
आइए अब इसके लिए हम लोग फिगर बनाएंगे, आप लोग देखेंगे और फिगर भी आप लोग बनाइएगा साथ साथ में। चलिए ये 3 कलर दिखा दिए आपको। आर हो गया, बाई हो गया, बी हो गया। ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर फेज सीक्वेंस लिख रहे हैं आर बाई बी, ये बस का हमारा है ना, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा, ये हो गया बस बार का सिस्टम और ये हमारा हो गया इनकमिंग अल्टरनेटर का। तो इसमें भी हम लोग रखेंगे इसको आर डैश वाई डैश बी डैश। आ रहा है समझ में? अब हम क्या करेंगे, लैंप को हम लोग जोड़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कैसे हम लोग लैंप को कनेक्शन करते हैं। एक लैंप, दूसरा लैंप और एक तीसरा लैंप लाना है हमको, ठीक है। ये साइड भी हम लोग इसको कर सकते हैं।
स्पेस कम है, या आप तीनों के एक साथ भी लिख सकते हैं। देखिए आर के साथ आर जोड़े हैं ना, तो L1 1 है जो आर को इंडिकेट करेगा, ठीक है। आर बाई वाला टर्म में जोड़े हैं L2 और ये L3। कहने का मेरा मतलब है कि कैसे कनेक्शन कर रहे हैं, है ना। लैंप जो 1 है वो किसके किसके बीच कनेक्शन है, तो आर आर डैश। दूसरा लैंप किसके किसके बीच किए हैं, वाई वाई डैश के बीच। L3 किसके किसके बीच किए हैं, तो बी और बी डैश के बीच कनेक्शन किए हैं। ये क्या हो गया, लैंप का कनेक्शन, लैंप कनेक्शन, लैंप का कनेक्शन। नोट करिए। अच्छा, इसको और सुंदर यदि फिगर बनाने का प्रयास करें तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। आइए, है ना, ये अल्टरनेटर हो गया, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है ना। 3 फेज ये जनरेट किया है और इसको हम लोग क्या किए हैं, घुमा दिए हैं। तो घुमा दीजिए इसको एक बार, आप लोग भी घुमा दीजिए ऐसे। किसे इसको हम लोग घुमाएंगे, प्राइम मूवर से, PM लिख देंगे। ये मूव कर गया, घुमा दिया गया है। आ रहा है समझ में। तो इस प्रकार से आप इसको फिगर बनाइएगा, ये पहला का फिगर है। देखिए इसमें जो तीनों लैंप कनेक्शन किए हैं सिमिलर फेज में, कोई चेंजिंग हम नहीं किए हैं। पहला किसमें, जब 3 लैंप आर साइमल्टेनियसली डार्क एंड ब्राइट, एक साथ तीनों चमकेगा या एक साथ तीनों बुझेगा, उस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फिगर ये उसका बनाए हैं, फिगर हम किसका बनाए हैं, उसी का बनाए हैं। इसमें लैंप का कनेक्शन पूछता है, तो तीनों जो है लैंप जो है सेम फेज में कनेक्शन किया गया है, फेज को चेंजिंग नहीं किया गया है। L1 जो है आर फेज में है, L2 जो है वाई फेज में, और L3 जो है बी फेज में, R/B। क्लियर हुआ। इस फिगर को नोट कर लिए होंगे, तो हम लोग आगे चलेंगे। अब आइए, अब जो स्टेप है उस स्टेप को हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये फिगर यहीं पर बनाना है, यहाँ पर अच्छा से नहीं बनता, इसलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में गए और वहाँ बनाए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास वो टूल्स नहीं है कि यहाँ पर हम अच्छे से ड्रॉ कर पाए, आए समझ में। तो यहाँ पर से अच्छा टूल्स हमको वहीं पर मिला, इसलिए हम वहीं पर ड्रॉ कर पाए हैं। बात समझ में आया। तो इस फिगर को इसके इस पॉइंट के नीचे इन सारे फिगर को बना लेना है आपको, आया समझ में। अब इसमें जो कुछ स्टेप्स है उस स्टेप को हम लोग देखेंगे और नोट कर लेंगे। क्या लिखे थे, लैंप मेथड में 3 लैंप साइमल्टेनियसली डार्क एंड ब्राइट, ये उसका फिगर बनाए थे। अब क्या है कि सिंक्रोनाइजिंग का स्टेप, क्या क्या स्टेप हम लोग लिए या लेंगे उसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो आइए 3 स्टेप हम लोग बात करेंगे। ऑब्जर्व, हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। ऑल द 3 लैंप्स आर साइमल्टेनियसली डार्क एंड ब्राइट फॉर करेक्ट फेज सीक्वेंस, अदरवाइज इंटरचेंज एनी 2 फेज सीक्वेंस। माने इस मेथड से जो हम लोग देख रहे थे कि तीनों फेज सीक्वेंस को हम लोग एक ही सेम फेज सीक्वेंस में लाइट को कनेक्शन किए, और तीनों लैंप जो है एक साथ अंधेरा हो जाएगा या एक साथ जल जाएगा। मतलब ये होगा कि अंधेरा होने का मतलब क्या होगा कि सब फेज का वोल्टेज सेम है,
तभी करंट वहां पे नहीं आएगा, तब वो नहीं चलेगा वो सिस्टम। तीनों एक साथ या तीनों एक साथ जलना चाहिए, मतलब सभी फेज में क्या है, डिफरेंस है, तब आपका क्या होगा, तीनों बल्ब एक साथ जल उठेगा। तो पहला यही बोला कि ऑब्जर्व करिए आप लोग कि ऑल थ्री लैंप्स आर साइमल्टेनियसली डार्क, एक साथ डार्क है, एक साथ अंधेरा है, एंड ब्राइट या फिर एक साथ चमकीला है। और करेक्ट फेज सीक्वेंस सेम करेक्ट फेज सीक्वेंस रखें तब। और यदि ऐसा नहीं हो रहा, अदरवाइज यदि ऐसा नहीं होता तो क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज इन टू फेज। तो फिर दो फेज को आप लोग क्या करिएगा, इंटरचेंज कर दीजिएगा, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन फर्स्ट मेथड में यही करते हैं, यदि ऐसा नहीं हो तो हम लोग दो फेज को इंटरचेंज कर देंगे। एडजस्ट द फ्लिकरिंग रेट एज मिनिमम एज पॉसिबल सेट सच दैट द टू सिस्टम आर सेट टू बी नियरली सेम फ्रीक्वेंसी। देखो पहला तो वोल्टेज के बारे में बोला तो सेटिस्फाइड हुआ, दूसरा क्या बोला कि एडजस्ट द फ्लिकरिंग, है ना। अब फ्लिकरिंग क्या होता है, फ्लिकरिंग रेट, नहीं बल्ब क्या हो रहा है, मिलमिला रहा है जल्दी जल्दी, एक होता है कि देरी से। अभी देखो दीपावली का टाइम आ गया है, नहीं तो देखिएगा कि आपके घरों में गली मोहल्लों में बहुत सारा लाइट बत्ती से क्या करता है, सजावट किया जाता है। तो वहाँ पर देखिएगा कि जो लाइट है ना, वो फ्लिकरिंग करता है, भक भुक कर रहा है ऐसे ऐसे। एक होता है बहुत तेजी में कर रहा, एक होता है कि धीरे धीरे। अच्छा अरे सुन में, एकदम सीक्वेंस वे में करता है तीनों एक साथ। तो ये बोला कि एडजस्ट द फ्लिकरिंग रेट एज मिनिमम, यानी कि जो भक भुक हो रहा है, जल रहा है बुझ रहा है, जल रहा है बुझ रहा है ना, तो वो जो एक होता है कि जल्दी जल्दी हो रहा है, एक हो रहा है कि धीरे धीरे हो रहा है। तो ये बोल रहा है कि उस रेट को मिनिमम करना है, जल्दी 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 हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा चेंजिंग है, दोनों सिस्टम के फ्रीक्वेंसी में क्या है, ज़्यादा चेंजिंग है। तो ज़्यादा चेंजिंग हमको नहीं रखना है, याद रखिएगा। फ्लिकरिंग रेट यदि अधिक है, इसका मतलब है कि दोनों सिस्टम का मतलब इनकमिंग अल्टरनेटर और बस बार दोनों का फ्रीक्वेंसी में बहुत ज़्यादा का अंतर हो गया। तो क्या कर रहा है कि फ्लिकरिंग रेट मिनिमम करना एज पॉसिबल। ये कब संभव होगा, सच दैट द टू सिस्टम आर सेट टू बी नियरली सेम फ्रीक्वेंसी, जब दोनों नियरली सेम फ्रीक्वेंसी के नज़दीक आएगा ना, तभी ये रेट जो है कम होगा, नहीं तो ये रेट ज़्यादा रहेगा। ये रेट ज़्यादा है, इसका मतलब दोनों सिस्टम का फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस ज़्यादा है। बात है सुन में, आइए। क्लोज द स्विच एट मिडिल ऑफ द डार्क पोजीशन, है ना, जैसा ही डार्क पोजीशन पर हो गया तो स्विच को क्या कर दीजिएगा, क्लोज कर दीजिएगा। टेस्टिंग हो गया, सिंक्रोनाइजिंग हो गया, आप अपने अल्टरनेटर को जोड़ दीजिए, वहां अपना सप्लाई लेगा, वहां चला जाएगा। लेकिन इसका कुछ क्या है, डिसएडवांटेज भी है। ये हो गया, अच्छा इसका हिंदी रूपांतरण है, ये भी समझ लीजिए, लिख लीजिएगा। लेकिन इस मेथड का क्या है कि कुछ डिसएडवांटेज भी है। क्या है डिसएडवांटेज, तो इसमें हम लोग स्पीड को ना जज नहीं कर पाते हैं कि दोनों का स्पीड क्या है। ऑल्टरनेटर का स्पीड, अच्छा आइए, क्या है ड्रॉबैक, क्या है डिसएडवांटेज, द एग्जैक्ट ड्रॉ पोजिशन, सॉरी एग्जैक्ट डार्क पोजिशन कैन नॉट बी आइडेंटिफाई। देखिए क्या है इसका ड्रॉबैक, ध्यान से समझिएगा। एग्जैक्ट डार्क पोजिशन कैन नॉट बी आइडेंटिफाई, पहचान नहीं कर पा रहे हम लोग एग्जैक्ट। इफ द वोल्टेज अक्रॉस द लैंप फॉल टू 1/3 ऑफ इट्स रेटेड वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज का 1/3 ही क्या हो रहा है, वो फॉल कर जा रहा। द बल्ब डू नॉट ग्लो, जल ही नहीं रहा। इफ द स्विच इज क्लोज्ड द पोजिशन एट दिस पोजिशन विल रिजल्ट लार्ज सर्कुलेटिंग करंट। यदि थोड़ा सा भी डिफरेंस हो रहा वोल्टेज का, है ना, तो वहाँ पे लार्ज सर्कुलेटिंग करंट क्या करेगा, फॉलो करने लगेगा, घूमने लगेगा, आ जाएगा। इट कैन नॉट गिव वेदर द इनकमिंग अल्टरनेटर इज फास्ट और स्लो, दिस कैन बी अवॉइड इन द नेक्स्ट मेथड। और जो यहाँ पर गड़बड़ियाँ नज़र आ रही है, इसको दूर करने के लिए हम लोग अगला मेथड देखेंगे। क्या बोलता है कि इस विधि का नुकसान, वही बताया कि सटीक अंधेरे की स्थिति की पहचान नहीं की जा सकती है ना। यदि लैंप में वोल्टेज उसके रेटेड वोल्टेज के 1/3 भाग गिर जाता है तो बल्ब नहीं जलता है।
इस स्थिति में स्विच बंद कर दिया जाता है तो बड़ी मात्रा में परिसंचारी धाराएं उत्पन्न होती है। यह नहीं बता सकता है कि आने वाला अल्टरनेटर तेज है या धीमा है, मैंने वही जो स्पीड की बात की है हम। अगली विधि में इससे बचा जा सकता है। यानी इस मेथड से हमको यही नहीं पता चलता है ना, कि अल्टरनेटर जो है किसकी स्पीड सेम है और किसकी स्पीड कम बेसी है। इसको दूर करने के लिए हम लोग अगला विधि यूज करते हैं। अगला विधि क्या है कि वन डार्क और टू लैंप इक्वली ब्राइट, एक अंधेरा में रहेगा और दो गो एक साथ जलेगा। अब इसमें भी हमको फिगर बनाना होगा, तो जल्दी से फिगर बनाने का प्रयास करेंगे। सारा फिगर वही रहेगा, सिर्फ लैंप का पोजीशन चेंज करेंगे। इसमें सारा फिगर यही वाला रहेगा, याद रखिएगा। क्या रहेगा? यही वाला फिगर रहेगा। अभी जो बनाए हैं इसी टाइप का फिगर रहेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग बस बार को बना लेते हैं, R/B। बस बार को चूज कर लीजिए। चलिए ये रेड वाला हो गया, रेड वाला हो गया है ना। ये क्या हो गया भाई? उल्टा पुल्टा हो गया। हटाओ। चलिए ठीक है। चलिए R से जो कनेक्टेड है, सारा कनेक्शन सेम होगा। सिर्फ हम लोग लैंप को चेंज करेंगे। किसको चेंज करेंगे? लैंप को चेंज करेंगे। प्राइम मूवर इसको क्या किया जाएगा? घुमा दिया जाएगा। ठीक है। आइए, ये है आर, आर फेज, बाई फेज, बी फेज। कनेक्शन यहाँ पर करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर जो कनेक्शन करेंगे ये हम लोग उल्टा करेंगे। क्या करेंगे? उल्टा करेंगे, ध्यान से देखना है। इसका तो सीक्वेंस सेम ही रखेंगे हम लोग। ये आर से कनेक्टेड है तो आर डैश,
आर बाई डैश बी डैश। अब हम लोग जो लैंप लगाएंगे उसकी कनेक्शन चेंज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। लैंप 1 यानी L1 को हम लोग सही रखेंगे, L1 को हम लोग सही रखेंगे। L1 एग्जैक्ट जैसे कनेक्शन है वैसे रखेंगे, लेकिन L2 और L3 को हम लोग चेंज करेंगे। L2 लैंप हो गया, इसमें कनेक्शन करेंगे। और L3 जो हो जाएगा, L3 जो हो जाएगा, L3 लैंप, उसकी कनेक्शन हम लोग ऐसे करेंगे। चीज़ों को समझ जाइए, देखिए हम कैसे कैसे कनेक्शन किए हैं। मैंने इस बार लैंप का जो कनेक्शन है वो सिर्फ क्या कर दिया गया है, दो, एक लैंप का L1 का सीक्वेंस हम लोग कोई चेंजिंग नहीं किए, आर आर डैश में रहने दिए हैं। लेकिन L2, L2 को कैसे कनेक्ट किए हैं, तो L2 का किए हैं हम बी और बाई डैश। L3 को कैसे कनेक्शन किए हैं, L3, L3 को किए हैं एक वाई टर्मिनल में और दूसरा किस में किए हम लोग, बी डैश टर्मिनल में। बस, यानी कि दो लैंप के टर्मिनल को हम लोग क्या कर दिए हैं, चेंज कर दिए हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस कनेक्शन, क्रॉस कनेक्शन, क्रॉस कनेक्शन क्या कर दिए हैं, क्रॉस कनेक्शन कर दिए हैं। आ रहा समझ में, नोट करिए, बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि एक ब्राइट, सॉरी एक डार्क और दो ब्राइट, इस मेथड में क्या करना है या क्या होता है, यही सब ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो एक लैंप का कनेक्शन सेम सीक्वेंस में रखते हैं, है ना, और दो का जो कनेक्शन है उसको हम लोग क्रॉस कनेक्शन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्रॉस कनेक्शन कर देते हैं। तो आइए इसमें होता क्या है उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो फिगर अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, इसमें होता क्या, अब उन सारी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। एट द टाइम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन का टाइम में L1 है जो डार्क रहेगा, यानी कि L1 जो है क्या रहेगा, डार्क रहेगा। सिंक्रोनाइजिंग जिस समय किए हम लोग तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, तो वो तो जाएगा नहीं बिजली उसमें, डार्क हो गया। लेकिन लेकिन L2 एंड L3 इक्वली ब्राइट, लेकिन वहां पर क्या होगा, इस कंडीशन में याद रखना है, दोनों क्या होगा, ब्राइट होगा। अच्छा, इफ द वोल्टेज अक्रॉस द लैंप L1 इज नॉट जीरो, क्या बोल रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस द लैंप L1 इज नॉट जीरो, वोल्टेज जीरो है ही नहीं है, देन ऑल्सो द लैंप L1 इज डार्क, फिर भी हल्का हल्का क्या है वो डार्क हो गया, बट द सेम टाइम L2 L3 आर नॉट इक्वली ब्राइट, तो इक्वली ब्राइट नहीं करेगा। ध्यान से देखना, यदि थोड़ा बहुत भी L1 के पास वोल्टेज आया, है ना, और पूरा का पूरा वो अंधेरा नहीं हो पा रहा है, तो दोनों एक साथ चमकेगा नहीं, एक समान नहीं चमकेगा। वेट, इंतजार करना पड़ेगा अनटिल L2 एंड L3 आर इक्वली ब्राइट, आपको इंतजार करना चाहिए कि दोनों का प्रकाश एक समान होना चाहिए। देन इट इज ए कन्फर्म दैट L1 इज एग्जैक्टली डार्क, तब आप जाके कन्फर्म होइएगा कि L1 जो है एग्जैक्टली डार्क है। यदि इन दोनों में ब्राइटनेस सेम नहीं आ रहा तो आपका क्या हो गया, पहला एग्जैक्ट डार्क नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें आते रहेगा, लिम आएगा थोड़ा बहुत। The exact darkness of L1 can be identified with the equal brightness of L2 and L3, बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
यदि दोनों एक साथ चमकेगा ठीक ढंग से तब ये पहला बल्ब डार्क होगा। यदि दो बल्ब एक साथ नहीं चमका, थोड़ा बहुत भी डिफरेंस है, तो तुरंत आपको दिमाग में हिट कर जाना चाहिए कि पहला लैंप पूर्णतः डार्क नहीं हुआ और हल्का हल्का उसमें कभी फिलामेंट जलेगा, कुछ ना कुछ होते रहेगा ऐसे में। तो इस ये जो है वन डार्क और टू ब्राइट मेथड का ये कॉन्सेप्ट है। अगला जो देखेंगे हम लोग और कुछ नहीं है, अगला बहुत आसान है, सिंक्रोनोस्कोप मेथड। उसमें बस एक इंस्ट्रूमेंट लाते हैं और उसको हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं सिंक्रोनोस्कोप को, और उसको हम लोग देखते हैं उसमें एक पॉइंटर लगा होता है। उसमें लाइट वगैरह नहीं लगाते हैं हम लोग, क्या लगाते हैं, सिंक्रोनोस्कोप को। आइए अब उसको हम लोग देखें। चलिए, अगला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, सिंक्रोनोस्कोप मेथड। अच्छा, इस विधि में कैसे हम लोग करते हैं इसका भी फिगर हम लोग बनाएंगे। आइए एक फिगर ड्रॉ कर लीजिए। जैसा फिगर अभी बना है फिर इसी टाइप का एक और फिगर बनेगा। आज फिगर का भरमार हो गया है। चलिए फटाफट फिगर को बना लीजिए आप लोग। आइए पहले हम लोग फेज को ड्रॉ कर लें, आर बाई बी को। देरी ना करते हुए ये आर फेज हो गया, आर हो गया, बाई हो गया, आर बाई, आइए बी मतलब ब्लू। चलिए नोट कर लेंगे हम लोग, आर वाई बी, यानी 10 बार का ये फेज हो गया। क्या लगाना हम लोग को, सिंक्रोनोस्कोप लगाना है ना। चलिए चलिए, अब हमको क्या लगाना है, सिंक्रोनोस्कोप लगाना है, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट लगाना है। आइए ये इंस्ट्रूमेंट आपको हम लगा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कुछ नहीं, एक पॉइंटर वाला इंस्ट्रूमेंट होता है बस, ये सिंक्रोनोस्कोप याद रखिएगा। इसमें एक पॉइंटर लगा होता है, क्या लगा होता है, पॉइंटर। एक पॉइंटर लगा रहेगा। अच्छा, इसको घुमाना होगा। चलिए, एक पॉइंटर लगा होता है और ये लेफ्ट राइट शो करता है।
ये इस डायरेक्शन में आ सकता है और इस डायरेक्शन में आ सकता है ना, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यही है सिंक्रोनोस्कोप। ठीक है, मतलब मूव करेगा, इस साइड आएगा तो लो स्पीड हो जाएगा और ये साइड आएगा तो हाई स्पीड हो जाएगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज याद रखिएगा। इसका जो कनेक्शन हम लोग करेंगे, इसका जो कनेक्शन करेंगे हम लोग, नोट कर लीजिए और कुछ नहीं, जल्दी से। एक एक तार और इसका छूट गया, उसको ऐसे जोड़ लीजिए आप लोग। लीजिए, मतलब यदि ये पॉइंटर ये कनेक्ट करेंगे हम लोग और ये पॉइंटर यदि आपको इधर चलेगा तो क्या बोलेंगे, घड़ी की दिशा में चल रहा है, यानी क्लॉकवाइज आ गया तो फास्ट स्पीड में चल रहा है वो। जो हम लोग अभी बोले कि स्पीड हम लोग नहीं ज्ञात कर पा रहे थे, लेकिन सिंक्रोनोस्कोप लगाते हैं हम लोग तो हम लोग अल्टरनेटर का जो स्पीड है और जो बस बार में जो वोल्टेज आ रहा है ना, जो फेज सीक्वेंस आ रहा है, जो फेज आपका रोटेट कर रहा है, उसके स्पीड को हम लोग पता कर लेते हैं। आया समझ में? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, फिगर बन गया होगा तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इसका नोट कर लेंगे आप लोग। द मशीन कैन बी सिंक्रोनाइज्ड एक्यूरेटली बाय सिंक्रोनोस्कोप मेथड if the incoming alternator is fast, then the pointer shift in the direction of fast, otherwise rotate in the direction of slow if alternator is slow। मतलब ये बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा क्या बोला, इफ द इनकमिंग अल्टरनेटर यानी कि जो अल्टरनेटर पैदा किया बिजली बाहर आ रहा है ना, इज फास्ट, देन द पॉइंटर शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फास्ट, जिधर डायरेक्शन फास्ट लिखे हैं है ना या हाई लिखे हैं उधर वो घूम जाएगा उसका पॉइंटर। अदरवाइज रोटेट इन द डायरेक्शन ऑफ द स्लो इफ द अल्टरनेटर इज स्लो, यदि अल्टरनेटर स्लो स्पीड चल रहा है तो वो स्लो की तरफ घूम जाएगा। आ रहा समझ में? मतलब ये मतलब ये है जो आपका इनकमिंग अल्टरनेटर, यदि ये फास्ट चल रहा है हाई स्पीड में चल रहा तो ये पॉइंटर हाई स्पीड की तरफ चला जाएगा, फास्ट की तरफ चला जाएगा। यदि स्लो चल रहा होगा तो ये इधर घूम जाएगा। ये इन सिंक्रोनोस्कोप इस चीज़ को बतला रहा है। ठीक है, क्या बोला समझ में आया? सेकंड कहता है, मेन पॉइंट यही बात को याद रखना है कि अल्टरनेटर का स्पीड को हम लोग को इसको में ज्ञात कर पाते हैं। नोट पॉइंट क्या बोल रहा है कि द यूज ऑफ लैंप एंड सिंक्रोनोस्कोप टुगेदर इज द बेस्ट मेथड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन जो कर रहे हैं उसमें सबसे बेस्ट मेथड इन दोनों मेथड, लेकिन इन दोनों में भी बेस्ट पूछेगा तो सिंक्रोनोस्कोप मेथड ही बताइएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी आपको स्पष्ट बोल देगा कि स्पीड जो है किस में ज्ञात किया जा सकता है, किस मेथड के थ्रू हम लोग स्पीड को भी ज्ञात करते हैं, तो सिंक्रोनोस्कोप मेथड से जो हम लोग सिंक्रोनाइजिंग प्रोसेस कर रहे हैं उसमें हम लोग स्पीड भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन लैंप मेथड में नहीं ज्ञात कर पाते हैं। बात समझ में आई? इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइजिंग किए। थियोरेटिकल पॉइंट है, ज़्यादा इसमें कुछ आता नहीं है, फिगर को थोड़ा याद रखेंगे और दो चार पॉइंट जो कॉन्सेप्ट लिखा है उसको याद रखिएगा। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कुछ सवाल नहीं आएगा, ठीक है, और ना ही कुछ पूछा जाता है आपके लिए। ऐसे यहाँ से आता है, आ सकता है, तो उसको हम लोग डेरिवेशन करते हैं तो वो अलग चीज़ है, तो वो हायर एजुकेशन के लिए। आपके लिए इतना ही एनफ है। बातें समझ में आई? और फिगर जो दो तीन बताए हैं आप उसको अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा, है ना। अब जो है हम लोग अगला लेक्चर लेंगे, अभी तो हम लोग सिंक्रोनाइजिंग मेथड की हैं, अब हम अगला लेक्चर में आएंगे तो बस बार के साथ पैरेलल करेंगे और खुद ब खुद अल्टरनेटर को आपस में पैरेलल करके देखेंगे कि क्या एक्साइटेशन चेंज करने पर उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। बात समझ में आई? तो आज हम लोग यहीं तक क्लास को रखते हैं।
अब अगले क्लास में आएंगे तो इसके और सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। और ये अब हमारे अंतिम चरण में चल रहा है, 1 से 2 टॉपिक और है, उसके बाद आपके लिए एनफ है। उसके बाद हम लोग मोटर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, मशीन में। और पावर सिस्टम तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मंडे से है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, है ना। लाइव लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन लाइव में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, नेट का भी इशू है और टाइमिंग एडजस्ट नहीं हो पाया, तो हम इसको रिकॉर्डेड डाल रहे हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।